Hello everyone. In the last lecture, we studied the sections 9 to 14 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, in which we studied the whole concept of the plea of alibi, which means elsewhere. And according to the Wigmore, there must be the physical impossibility with respect to the time and the place. It means कि एक पर्सन पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस पे उसकी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन वहां पे हो ही नहीं सकता, देन एक्यूज्ड पर्सन इस चीज का डिफेंस ले सकता है। And for the accused person it is the most cogent defense, right? And if we talk about the burden of proof is always upon the accused person. And if we talk about the standard of proof, and the standard of proof would be the higher as compared to the preponderance of a probability, कि उससे ज्यादा ही होगा, right? एंड उसके बाद हमने बात की थी कि सेक्शन 11 विच टॉक्स अबाउट द कि आपने कस्टम या राइट को आप कैसे प्रूव कर सकते हो। उसके साथ हमने रीड किया था कि आप सेक्शन 11 के थ्रू बाय द टेंजिबल एविडेंसेस लाइक द ट्रांजैक्शन और द इंस्टांसेस से आप कस्टम और राइट को आप अप्रूव कर सकते हो। एंड उसमें हमने देखा था ये वर्ड राइट लिखा है दो, कि इलुस्ट्रेशन सिर्फ इनटेंजिबल या इनकॉर्पोरियल राइट के बारे में ही बात करती है, बट कॉर्पोरियल राइट के बारे में भी कवर्ड है इस चीज में, राइट? ये प्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि आप सेक्शन 26 क्लोज डी के थ्रू बाय द स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द डिस्प्यूट अराइजन बाय सच पीपल, आप उसके थ्रू भी कस्टम को आप अप्रूव कर सकते हो। फिर हमने देखा था सेक्शन 42, जहाँ पे आप ओपिनियन ऑफ सच पर्संस के थ्रू आप कस्टम को आप अप्रूव कर सकते हो, राइट? ये चीजें क्या थी? हियर्स एविडेंसेस थी। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 12, जहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास दो एक्सप्लेनेशन थी, राइट? उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशन की थी। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 14। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज इसके साथ हमने रीड किया था सेक्शन 27, सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लोजेस एक्ट, विच टॉक्स अबाउट द प्रिजम्पशन, कि जहाँ पे आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कुछ लेटर या नोटिस को आप सेंड कर रहे हो, तो ये प्रिजम्पशन ली जा सकती है कि वो लेटर या नोटिस अपनी रिसीवर के एड्रेस पे पहुंच चुका है, यानी रिसीव हो चुका है, राइट? सो उसके बाद हम रीड करते हैं सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स, विच टॉक्स अबाउट द एडमिशंस। लास्ट लेक्चर में हमने जाते वक्त बात की थी कि देर आर थ्री टर्म्स: स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, एडमिशन एंड कन्फेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मीन्स मैं कुछ स्टेट कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टेट कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी स्टेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अटेंडिंग द लेक्चर, राइट? दिस इज द स्टेटमेंट। इफ आई से टुडे इज द फ्राइडे, तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी। सो कोई भी स्टेटमेंट जो कि मैं, ये स्टेटमेंट क्या है? मेरी स्टेटमेंट है, दिस इज माई स्टेटमेंट, ओके? सो व्हाट डू मीन बाय एडमिशंस? एडमिशंस मीन्स कि आप कुछ ऐसा कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो एक होगी एक सिंपल वर्ड स्टेटमेंट, इट इज अ जीनस। बट अगर कोई स्टेटमेंट मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, राइट, देन इट इज एडमिशन। तो ये क्या है? इसकी स्पीसी। फॉर इंस्टांस कि जहाँ पे कोई डोरी का कोई केस चल रहा है हस्बैंड के ऊपर, और हस्बैंड कहता है कि मैरिज के दौरान वाइफ की फैमिली ने मुझे गिफ्ट दिए थे, सो आई रिसीव सम गिफ्ट्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ हिज वाइफ, सो दिस इज अगेंस्ट माई इंटरेस्ट, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, राइट? कुछ ऐसी चीज जो मेरे अगेंस्ट है, राइट, ये जा सकती है। सो इट इज द एडमिशन। सो इट मीन्स all admissions are statements, but all statements are not admission.
राइट। लाइकवाइज हम एडमिशन और कन्फेशन का पढ़ते हैं। कन्फेशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ मैं कुछ ऐसा एडमिट कर रहा हूँ कि जो मेरा गिल्ट बताता है। इट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया था, किसी एक फैक्ट को और फैक्ट को, किसी एक सिंगल फैक्ट को आपने एडमिट किया था जो आपके इंटरेस्ट का अगेंस्ट था। यहाँ आप सभी ओल्ड फैक्ट्स विच आर इंक्रिमिनेटिंग, जो आपको इंक्रिमिनेट करते हैं, एंड विच जो आपका गिल्ट बताते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कन्फेशन। तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, मैंने उनसे डोरी ली थी, मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये ऐसा फैक्ट है कि जो मुझे सीधा मेरा गिल्ट बताता है। बट एडमिशंस क्या है कि उसके बीच में जो छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो भी मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, बट वो सोनली वो मेरा गिल्ट नहीं बताते, राइट। सो आप कह सकते हो ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, बट नो, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, राइट। तो ये हमें किसने बताया था? सो इट इज अ जीनस, इट इज स्पीसी, सो इट इज अ सब स्पीसी। तो ये हमें बात बताई गई थी इन द केस लॉ ऑफ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1967 सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ये था भी स्टेटमेंट्स एडमिशन एंड कन्फेशन का क्या मीनिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिशन, अगर आप इसकी हमारे सेक्शन इसमें अगर हम बात करें, सेक्शन 15 से लेके हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है वो चेंज होता है, ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक। सेक्शन सेक्शन 15 से लेके 25 तक ये आता है एडमिशन के टाइटल के अंदर, राइट। बट इसमें सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 तक ये बात करते हैं एडमिशन्स की, प्लस सेक्शन 25। सेक्शन 22 से लेके 24, ये तीन सेक्शन बात करते हैं कन्फेशन की, राइट। सो हमें ये चीज कैसे पता लगी कि कन्फेशन एडमिशन का एक मतलब उसका एक सब स्पीसी है। बिकॉज अगर आप देखोगे कन्फेशन को किसी भी कन्फेशन कोई भी टाइटल नहीं दिया होगा, उसको एडमिशन के टाइटल के अंदर ही रखा गया है। सो इट मीन्स कि वो एडमिशन के अंदर ही आता है, राइट। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी पर्सन कोई एडमिशन देता है तो वो कभी भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं देता, कोई पर्सन भी नहीं देता एज अ रैशनल पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नहीं कहेगा कि हाँ जी ये मर्डर मैंने किया, या हाँ जी, फॉर एग्जांपल ये तो हो गया कन्फेशन। एडमिशन क्या होगा कि हाँ जी ये चाकू मेरा है, ठीक है। हाँ जी ये बुलेट्स मेरे हैं, ये कार जो चोरी में यूज हुई ये कार मेरी है, राइट। सो ऐसे एडमिशन कोई भी नहीं देगा एज ए जनरल पर्सन जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। बट अगर कोई पर्सन दे रहा है तो ये लॉ में प्रिजम्पशन ली जाती है कि वो पर्सन सच ही बोल रहा है, राइट, ही इज ऑनेस्ट। अगर पर्सन कोई अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है तो ये माना जाता है कि ये पर्सन, ये स्टेट एडमिशन ट्रू है, सच है। बट जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट कंक्लूसिव होगी। और मीन्स कि अगर किसी सन से कोई, अगर किसी 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 के सन ने कोई मर्डर कर दिया तो फादर अपन उसका जुर्म अपने नाम पे ले लेते हैं। तो हम सन की गलती से हम किसी इनोसेंट लाइक फादर को हम नहीं टांग सकते, राइट। सो इट मीन्स कि ये, तो फिर कोर्ट को क्या चीज देखनी पड़ेगी कि एडमिशंस कंक्लूसिव नहीं है, बट क्या है, सब्सटेंटिव जरूर है। नोट नोट कंक्लूसिव बट सब्सटेंटिव। ये मेरे को बताता है सेक्शन 25।
सो इट मीन्स कि अगर मैंने कुछ एडमिशंस दे दिया कि हाँ जी ये कार मेरी है जो रोबरी में यूज हुई, तो इट मीन्स कि आपको फिर इसको फिर कोर्ट में प्रूव करने की क्या जरूरत है? कोर्ट का हमने टाइम ही बचाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अदर काउंसिल प्रूव करने में लगा है भी ये कर इनकी है, मैं कह रहा हूँ भी हाँ जी मेरी है, तो इसको आप छोड़ो ना, आप अगले पॉइंट को आप अप्रूव करो, अगले पॉइंट पे आप एविडेंसेस लेके आओ। सो इट मीन्स कि अगर कोई चीज को हम एडमिट कर लेते हैं तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। फॉर इंस्टांस की हमने बात की थी कि कोर्ट में क्या चीजें आती हैं, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मीन्स कि एक पर्सन कुछ कह रहा है, एक पर्सन उसको डिनाई कर रहा है। अगर कोई, मैं को डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसको एडमिट ही कर रहा हूँ, सो देर इज नो नीड टू प्रूव सच थिंग, राइट? सो इसको हमें कौन बताता है? सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बताता है। और जो पहले था सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर आपने कुछ एडमिट कर दिया तो कोर्ट कह सकता है भी आपको इसको आगे अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो ये भी कह सकता है जहाँ पे उसको कुछ डाउट अराइज हो रहा है कि इसको आप अप्रूव करो, राइट? सो दिस इज एडमिशंस। इसके बाद एक चीज थी कि अगर मैंने कह दिया भी हाँ जी ये कर मेरी है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ भी नहीं नहीं ये कर ही मेरी नहीं है, तो सेक्शन 25 हमारा ये भी कहता है, अगर आप इसको रीड करोगे, सेक्शन 25 विच सेज दैट admissions are not conclusive proof of the matter admitted। conclusive proof नहीं है, but they may operate as estoppel under the provisions hereinafter contained। estoppel means कि वो आपको स्टॉप करती है कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आप ना दे सको, कि आप मुकर ना सको या कुछ ऐसी और स्टेटमेंट ना दे सको, राइट? सो इट एडमिशंस एक्ट एज estoppel नॉट द conclusive proof, राइट? इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिशन आप किसको, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एडमिट करना है, एडमिशन मैं किसको दूंगा? या तो मैं कोर्ट में दूंगा, ठीक है, कोर्ट में दी गई एडमिशंस को या जज के सामने दी गई एडमिशंस को हम कहते हैं जुडिशियल एडमिशन। और जो स्टेटमेंट्स हम अपने दोस्त मित्र या किसी स्ट्रेंजर को भी देते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, राइट? सो कोर्ट में दी गई को हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा एविडेंशियली वैल्यू या ज्यादा वैल्यू किस एडमिशन की होगी, जो कोर्ट के सामने दी गई या किसी बाहर किसी दोस्त को या बाहर किसी स्ट्रेंजर को दी गई? सो इसमें चीज क्या है कि कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट को हम ज्यादा कंक्लूसिव मानते हैं, ठीक है, बिकॉज क्यों, बाहर दी गई तो हम देख सकते हैं कि उसको ही पर्सन को इसमें ना डाउट्स राइज होते हैं। इसमें क्या है कि जब भी कोर्ट कोई स्टेटमेंट लिखवाएगा, फॉर एग्जांपल अब अगर वो सेक्शन 183 BNSS, जो पहले क्या था सेक्शन 164, अगर कोई स्टेटमेंट इसमें लिखवा रहा है, ठीक है, तो क्या चीज़ है, कोर्ट अच्छे से देखता है या फिर वो जो ट्रायल चल रहा है, अगर वहां पे कोई एडमिशन कोई पार्टी कर रही है, तो कोर्ट देखता है कि क्या वो पर्सन वॉलंटरली स्टेटमेंट्स एडमिशंस को दे रहा है, क्या क्या वो किसी के डर के अंदर या किसी भय के अंदर वो कोई एडमिशन दे रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट इंश्योर होके चलता है कि वो पर्सन वॉलंटरली फ्री ऑफ इट्स विल एडमिशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होती है, डबल प्रिजम्पशंस होती हैं। डबल प्रिजम्पशन पहली क्या होगी कि कोई पर्सन झूठ नहीं बोलता, नो मेकर विल मेक स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, राइट? तो कोई भी मेकर अपने अगेंस्ट एडमिशन नहीं करेगा। तो एक तो प्रिजम्पशन ये होगी कि अगर वो दे रहा है तो वो सच बोल रहा है। सेकंड प्रिजम्पशन इज कि कोर्ट भी है वहां पे, कोई हायर अथॉरिटी, हम देखते हैं ना भी किसी हायर अथॉरिटी के सामने कुछ बोला गया हो तो हम उसको सही मानते हैं, राइट? तो इसमें क्या है, अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल है तो इसमें क्या है, मैं किसी से धमका के भी
मैं किसी को धमका के भी उससे एडमिशन में करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें डाउट्स अराइज होते हैं कि उस पर्सन ने क्या सही बोला था, क्या बोला था। बिकॉज जनरली हम अगर किसी बाहर, अगर मैं कोर्ट में दे रहा हूँ, तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ अपनी प्लीडिंग्स में, जब मैं कोई कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा हूँ। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या होता है कि हम अक्सर बोल के ही बताते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड्स आगे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कुछ और स्टेटमेंट दी, बी ने आगे उसको कुछ और बता दी। एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं हम उसको बता सकते भी ए ने क्या कहा था, राइट। सो उसमें कुछ डाउट्स राइज हो जाते हैं। सो इसमें ये हमें बताया गया था इन द केस ऑफ नागिन दास, जो उसका मेजर डिफरेंस है, जो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू का जो मेल है, कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, राइट। तो ये हमें बताया गया था इन द लैंडमार्क केस ऑफ नागिन दास रामदास वर्सेस दरपत राम, 1974 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉ में हमें बताया गया था कि इस इन दोनों की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है और इनमें क्या डिफरेंस है। बिकॉज सबसे अच्छा एविडेंस क्या होता है, अगर पार्टी खुद ही मान जाए, राइट। अगर हम बेस्ट एविडेंस रूल की भी बात करें, तो सबसे अच्छा एविडेंस क्या होगा कि मैं ही मान रहा हूँ भी हाँ जी मैंने किया है, केस खत्म, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज रेलिवेंट। सबसे पहले बात करते हैं भी ये एक रेलिवेंट भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अच्छा, सबसे अच्छा ये एविडेंस भी है, कोर्ट का टाइम बचता है, ठीक है। उसके बाद था, इसमें बताया गया था जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल एडमिशन की ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, राइट। उसके बारे में बात करते हैं हम इसको। आप दे कैसे सकते हो एडमिशन्स को, अगर हम अपनी सेक्शन 15 को रीड करें। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ठीक है जी। एडमिशन क्या है, हमने पहले ही बात की, वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसको आप कैसे दे सकते हो, हाउ, ओरल, आगे डॉक्यूमेंट्री, इट मीन्स इन द रिटन फॉर्म, और कंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये अभी आया है, ठीक है, बीएसए में आया, पहले नहीं था। तो पहले अगर ना हो के भी था, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री में हम उसको अकाउंट कर लेते थे। अब इसको एक्सप्लिसिटली बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फॉर एग्जाम्पल फोन पे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है, राइट, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। विच सुजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, विच सुजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। बट अभी तक तुम बात कर रहे थे भी एडमिशन क्या होता है कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे, विच मींस अगेंस्ट दे इंटरेस्ट के अंदर। बट यहाँ तो इन्होंने एनी लिख दिया, राइट। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ये बात करते हैं भी इसको सोल्व आगे कहाँ किया गया है। as to any fact in issue or a relevant fact and which is made by any of the persons under the circumstances herein after mentioned, कि जो हम आगे वाले सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, वो पर्सन्स एडमिशंस दे सकते हैं, राइट। इससे पहले जो हमने बात की थी एनी इन्फ्रेंस की, इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 15 में हमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एडमिशंस रेलिवेंट है। ये हमें कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 19 ऑफ द बीएसए बताता है कि एडमिशंस रेलिवेंट है। ये आपको प्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भी क्या एडमिशंस रेलिवेंट है। हाँ जी है। कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 15 नहीं, सेक्शन 19। एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी अप्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन। सिर्फ वो वाले एडमिशंस रेलिवेंट हैं, ठीक है, जो किसी के अगेंस्ट द पर्सन है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन है, सिर्फ वही एडमिशंस रेलिवेंट हैं, ठीक है जी। अ, इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे भी। एज अ जनरल रूल, सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो अगेंस्ट हैं वो रेलिवेंट है। बट देर आर सम एक्सेप्शन, देर आर ओनली 3 exceptions अंडर सेक्शन 19, जो कहते हैं भी अगर फेवर में कोई एडमिशन है, इन 3 में फॉल कर रही है, देन ऑल्सो इट विल बी
रेलिवेंट। सो एज ए जनरल रूल, ओनली जो स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट है, मेरे इंटरेस्ट के, सिर्फ वही एडमिशन होंगी एंड वही एडमिशन रेलिवेंट होगी। बट अगर कोई स्टेटमेंट मेरे फेवर में है, वो रेलिवेंट नहीं होगी अगर वो इन तीन एक्सेप्शंस में नहीं आ रही सेक्शन 19 के। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन। तो अभी हमने बात की ओरल सेक्शन, हम पीछे आते हैं सेक्शन 15 पे, कि ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ इन तीनों फॉर्म में आप एडमिशन दे सकते हो। अगर मैं बात करूं कि अगर हम बेस्ट एविडेंस रूल अप्लाई अप्लाई करें, तो सबसे बढ़िया इन दिनों में से एडमिशन कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट्री। क्यों? बिकॉज ओरल एडमिशन के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि हाँ जी कुछ एडमिशन किया भी, हाँ जी ये कार मेरी थी। तो एग्जैक्ट वर्ड्स कोर्ट में आने चाहिए कि ए ने क्या कहा। जब बी कोर्ट में बताएगा तो बी कुछ हायर पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ड्स को इधर उधर कर दे। बट जहाँ डॉक्यूमेंट में है कोई एडमिशन, फॉर एग्जांपल मेरे खाते में, मेरे जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे बही खाते हैं, उनमें एंट्री लिखी हुई है कि हाँ जी मैंने भी ए की, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लिखी हुई है कि मैंने बी को पैसे देने हैं। ठीक है जी। तो ये क्या होगी? एक मेरी एडमिशन होगी जो वहां पे लिखी हुई है। मैं इसको ही कोर्ट में पेश कर बी इसी चीज को कोर्ट में पेश कर रहा है। तो इट इज बेटर एविडेंस एज कंपेयर टू द ओरल एविडेंस, राइट? सो बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर बेटर देन द ओरल एविडेंसेस, राइट? सो इसमें बात कर दी ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट अबाउट द कंडक्ट? मैं कोई ऐसा एडमिशन बाय कंडक्ट भी दे सकता हूँ। कंडक्ट क्यों नहीं लिखा? तो इसमें हमारे इसमें से स्टीफन, जिन्होंने ये एविडेंस रूल लिखा था पहले, वो कहते भी जब मैंने पहले आपको कंडक्ट के बारे में सेक्शन 6 में बता ही दिया, तो बार बार थोड़ी मैं लिखूंगा। अभी आप अगर वो सेक्शन 6 में कवर हो गए ना, कंडक्ट आपकी वहाँ रेलिवेंट होगी। यहाँ आपको उसको छोड़ दिया, बार बार रिपीटेशन नहीं की उन्होंने, राइट? तो इसमें आप देख सकते हो भी। आगे हम आते हैं, हु कैन गिव एडमिशंस। हु कैन गिव एडमिशन? अगर आप ना किसी भी टॉपिक को इस तरीके से आप डिवाइड कर लेते हो, तो ये एक ना कहानी बन जाती है। तो ये आपको समझने के लिए जो हमारा कंसेप्ट है, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाता है, और आपको सेक्शन भी याद हो जाते हैं, राइट? सेक्शन 15 में हमने बात की थी एडमिशन्स के बारे में, कि आप उसको कैसे दे सकते हो। आप किसको कौन दे सकता है, ये भी बताता है सेक्शन 16, 17 एंड 18। सेक्शन 16 को अगर आप रीड करोगे, it states statements admissions by parties to the proceedings or his agents, statements made by the court, statements made by a party, it means party itself admissions दे सकती है। Second is, or by an agent of such party, means agent भी दे सकते हैं admissions, right? Whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them. It means जो एजेंट हैं इनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड हो कि ये एडमिशंस दे सकते हैं। अगर इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें सिविल लॉ में, सिविल लॉ में हमारे पास ऑर्डर 3 है, जो बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के बारे में, राइट? बट अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ में, क्या क्रिमिनल लॉ में कोई एजेंट पार्टी के बिहाफ पे एडमिशन दे सकता है? क्या मेरा एजेंट या मेरा सर्वेंट जाके कोर्ट में ये कह सकता है भी हाँ जी भी ये तो, ये कार या ये चाकू तो उसका है, कि मेरे मास्टर का है या मेरे प्रिंसिपल का है? तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। एज ए जनरल रूल, वो स्टेटमेंट, वो ऐसा कोई एडमिशंस मेरे खिलाफ नहीं दे सकता। बट अभी हमने बात की थी, एक सेक्शन हमने किया था सेक्शन 8, विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, कि अगर कोई मेरा को कॉन्स्पिरेटर, कोई भी जहाँ पे हम कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं, ठीक है, अगर कोई पर्सन
को कॉन्स्पिरेटर कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक्ट कर देता है, ठीक है, जो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो भी चीज रेलिवेंट हो जाएगी। सो इट मीन्स एज अ जनरल रूल एजेंट्स क्रिमिनल लॉ में एडमिशंस नहीं दे सकते, बट हमने देखा कि सेक्शन 8 में अलाउड था। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेक्शन 24 ऑफ BSA विच टॉक्स अबाउट द कन्फेशन गिवन बाय द को एक्यूज्ड, ठीक है, वो भी रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है जी। सो हमारे पास दो एक्सेप्शंस है इसमें, कि एक तो ये चीज रेलिवेंट हो जाएगी, एंड सेकंड थिंग इज कि को कॉन्स्पिरेटर की एंड को एक्यूज्ड की, राइट। एक इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, क्या एडवोकेट्स एडमिशंस कर सकते हैं, तो मेरे एजेंट ही वो, ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज है कि इन द सिविल लॉ वो दे सकते हैं, बिकॉज दे आर द ऑर्डर 3 वहां पे उसको कवर करता है पूरे एजेंट को। एज फार एज क्रिमिनल लॉ में आप एडवोकेट्स को वो हमारे एडमिशंस को कन्फेस वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो वो एडमिशन क्रिमिनल लॉ में सेम पॉइंट है, वो नहीं दे सकते। अगर हम सिविल लॉ की बात करें, एक दो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एक तो होता है जो हमारे एजेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स कैन गिव ओनली एडमिशन इन विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट इन रिगार्ड विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ में वो एडमिशन नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आया है, और कई हमेशा बच्चों का ये गलत होता है। तो ये आप इसको नोट कर लें, इसको आप ऊपर प्री लिख लें कि आपको ये प्री में आपको ये रीड करना है, याद करना है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टीज टू द सूट suing or sued in the representative character are not admissions unless they were made by the party making them held that character. It means third point is ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ CPC में, जहाँ पे न्यूमेरियस पर्सन का सेवरल पर्सन का सेम इंटरेस्ट है, और वो किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं भी आप ही हमारे खिलाफ, आप ही हमारे बिहाफ पे आप लड़ लो केस, ठीक है जी। या किसी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में कोई कहीं पे कोई कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कि वो सारी मिट्टी सोसाइटी में जाती थी, तो अभी सभी केस करने लग गए, फिर तो कोर्ट में एक ही केस चलेगा, फिर तो कोर्ट में इनका ही केस चलेगा। सो इन्होंने ने डिसाइड किया कि जो हमारे सरपंच साहब हैं, जो हमारे प्रधान हैं हमारे उस कॉलोनी के, ठीक है जी, सिर्फ वही हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे आप ही लड़ो, ठीक है जी। सो तो इनकी दी गई स्टेट एडमिशंस इन सभी के अगेंस्ट बाइंडिंग होगी। कब बाइंडिंग होगी? कि जब वो अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रहे हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट इज persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceedings and who make the statements in their character of persons so interested. For the example, in the example of the landlord and the tenant, ठीक है जी, जहाँ पे कोई केस चल रहा है लैंडलॉर्ड का या टेनेंट का, ठीक है, तो वहां पे या को ओनर्स, ठीक है जी, को ओनर्स हम, ठीक है, तो वहां पे को ओनर स्टेट अपना एडमिशन दे सकता है, तो उसका एडमिशन उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल कोई एक प्लॉट है, ठीक है जी, उसका ए और बी दोनों को ओनर्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा केस आ गया कि सी कह रहा है भी ये जमीन तो मेरी है, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया है, तो कुछ ऐसा एडमिशन दे देता है भी जो कि इन दोनों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ये एडमिशन बी के ऊपर भी बाइंडिंग होगा, बिकॉज
इसका भी पेकुनियरी इंटरेस्ट है, राइट। इसमें ना एक चीज आती है भी, फॉर एग्जांपल कुछ पार्टनर्स हैं, क्या पार्टनर्स भी दे सकते हैं एडमिशंस? तो इसमें हमारा बीएसए क्या है, जनरल लॉ है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, दैट इज द स्पेशल लॉ, ठीक है जी। तो इसमें सेक्शन 19 में बताया गया है, जो इम्प्लाइड पावर्स के बारे में ये डील करता है, ठीक है जी। इसमें बताया गया कि नो डाउट कि पार्टनर शेयर द पेकुनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, बट इसमें बताया गया कि आप एडमिशन एज टू द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आप नहीं दे सकते। एडमिशन विच इज गिवन विच इज अगेंस्ट द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, जो कि लाइबिलिटी ऑफ फर्म को आप एडमिट कर रहे हो, तो पार्टनर ऐसा कोई एडमिशन नहीं दे सकता, राइट। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर हम बात करें इसके अंदर क्या रीजन है कि कोल्यूजन ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई ए बी सी तीन पार्टनर है, इसका शेयर 50 है, इसका 40 है, इसका 10 है। तो कभी सी, अगर ए बी सी डी के से चल पड़ा, तो सी कभी, जिसका इंटरेस्ट सबसे कम है, कि वो डी के साथ मिलके ए और बी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडमिशन ना दे दे, तो कोल्यूजन ना हो जाए, ठीक है, जिनसे ए और बी अदर पार्टनर्स की हानि हो जाए या क्षति हो जाए, तो ऐसा एडमिशन रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, a person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit. For example, कि कोई अभी कोई सूट चल रहा है बी और सी के बीच में, ठीक है। जो बी ने जमीन ली थी, वो जमीन अपने फादर से ली थी, किसी ए पर्सन से ली थी, ठीक है, इन द केस ऑफ द सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ए, ठीक है, तो बी ने मतलब जमीन ली थी, या ए ने उसको बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी या सेल कर दी। तो ऐसा कोई एडमिशन जो ए कहता है, ठीक है जी, कि हाँ जी ये जमीन तो मैंने भी कब्जे, ये तो भी पंचायत की जमीन थी, इसको मैंने कब्जा किया होता, तो सच एडमिशन वुड बी रेलिवेंट एंड अगेंस्ट द बी, ठीक है, वो दे सकते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और कौन दे सकते हैं, ये तो हमारा था सेक्शन 16। सेक्शन आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए पॉइंट्स। एक, पार्टी, एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, प्रोप्राइटरी और पेकुनियरी इंटरेस्ट। फोर, फिफ्थ इज ड्राइव्ड इंटरेस्ट, मतलब जहां से हमने इंटरेस्ट को ड्राइव किया, ठीक है, फिफ्थ। सिक्स पॉइंट वुड बी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर आप रीड करोगे सेक्शन 17 एंड 18, सेक्शन 17 एंड 18। 17 के अंदर बात करते हैं, सेक्शन 17 states that admissions by persons whose position must be approved as against party to the suit। तो सबसे पहले हम इसकी इलस्ट्रेशन को रीड करते हैं। A undertakes to collect rent from B for B, ठीक है जी। A B sues A for not collecting the rent। बी ने ए को हायर किया कि जो मेरी दुकानें हैं तू जाके उसका रेंट लेके आ, ठीक है जी। उसके बाद बी ने एक कोई ऊपर सूट फाइल कर दिया भी तू जाके रेंट नहीं लेके आ रहा, ठीक है जी। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए कहता है भी अभी तक तो ये रेंट बकाया ही नहीं हुआ, अभी तक तो रेंट ड्यू ही नहीं हुआ, ठीक है जी, उस सी का। ए a statement by C that he owned B rent is an admission। सी कहता है भी नहीं नहीं, भी बकाया हो चुका है, भी तू नहीं ले रहा। तो सी की जो एडमिशन है, वो ए के अगेंस्ट जो मैंने रखा था लड़का कि जाके तू रेंट लेके आ, उसके अगेंस्ट क्या होगी, एडमिशिबल होगी, रेलिवेंट होगी, ठीक है जी, उसको एडमिशन कहेंगे हम। एंड इज अ रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए
इफ ए डिनाइज दैट सी डिडंट ओ रेंट टू बी, अगर ए कहता है भी सी ने कोई अभी रेंट नहीं देना, भी उसका रेंट बकाया नहीं हुआ। अभी हम इसकी सेक्शन की अभी हम इसकी बॉडी पढ़ते हैं, सेक्शन 17 की। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्संस हुज पोजीशन और लाइबिलिटी, अगर इसमें हम सी की बात करते हैं, it is necessary to approve as against any party to the suit or admissions if such statements would be irrelevant as against such party in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the persons making them occupies such position or is subject to such liability। ठीक है जी, अगर आपको इलुस्ट्रेशन पढ़ के आप इसको बॉडी को आप रिलेट आप कर सकते हो कि जब भी ऐसी कोई पोजीशन है, ठीक है, जो कि उसकी पोजीशन डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो और दूसरा पर्सन उस पोजीशन को डिनाई कर रहा है, तो दैट पर्सन जो उस पोजीशन या लाइबिलिटी को होल्ड कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है, दैट वुड बी रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, ठीक है, एंड एज ट्रीटेड एज एडमिशन एज अगेंस्ट द पर्सन जो उस पोजीशन को डिनाई कर रहा है। ठीक है जी। सेक्शन 18, सेक्शन 18 बात करता है रेफरी के बारे में। फॉर एग्जांपल कि हमारे बीच में था, ए ने बी को कोई गाड़ी अपनी मोटर बाइक सेल की, ठीक है जी। तो बी कहता है भी आपने मेरे को गाड़ी सही नहीं दी, ठीक है। ये कहता है भी आप जाके मैकेनिक से आप अ, दिखाए हो कि अगर आपको लगता है भी आप हम ऐसे करते हैं भी मेरे मेरे मुताबिक तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम किसी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, जो उसने कह दिया वो हम मान लेंगे। तो मैकेनिक ने कह दिया भी हाँ जी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तो जो रेफरी है, जो थर्ड पर्सन है, उसकी स्टेटमेंट वुड बी ट्रीटेड एज एडमिशन एज अगेंस्ट द पर्सन जो कह रहा था भी गाड़ी ठीक नहीं है, ठीक है जी, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन रीड करोगे, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स होल्ड बाय ए टू बी इज अ साउंड, क्या वो हॉर्स जो ए ने बी को सेलेक्ट किया क्या वो ठीक है, ठीक है जी। उसके अंदर क्या है, ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, कि जाओ सी से जाके पूछो, सी को सब पता है। सी स्टेटमेंट वुड बी एडमिशन, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, एडमिशन होगी। अब हम इसकी बॉडी रीड करते हैं। Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to the matter in dispute are admissions, right? तो वो क्या होंगे, हमारे admissions होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 19, सेक्शन 19 में हमने बात की थी, सेक्शन 19 ही हमें बताता है कि आप एडमिशंस क्या लोगे, जो सिर्फ नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं लोगे एज ए जनरल रूल। और एडमिशन रेलिवेंट होगी, ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 19 बताता है, सेक्शन 15 हमें नहीं बताता। वो सिर्फ हमें एक फीकी सी है ना, एक विदाउट सोल्ट एक हमें डेफिनेशन बता रहा है, विच इज नॉट, उसको मैं डेफिनेशन भी नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कि आप एडमिशन को आप कैसे दे सकते हो, हाउ ओरल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। तो इसमें है हमारा Section 19. Admissions are relevant and may be approved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be approved by or on behalf of person, means on behalf of person means in favor of a person, ठीक है, पर्सन अपने फेवर के में नहीं दे सकता, on behalf of person who makes them and by the representative in interest except in the following cases, means तीन exceptions हैं which are exhaustive, ठीक है जी। namely an admission made by may, an admission may be approved by or on behalf of person making it when it is of such a nature that if a person making it were dead it would be irrelevant as between third persons under section 26, which means कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कि ए ने कुछ मरते हुए कुछ स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, अभी वो उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है,
तो अगर वो स्टेटमेंट उस पर्सन के फेवर में जा रही है तो दैट वुड बी एडमिसिबल। ठीक है जी। सेकंड इज एन एडमिस एंड फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि ए ने मरते हुए कहा था कि बी फॉर एग्जाम्पल ए और बी के अंदर, ए और बी के बीच में फाइट होगी। ए ने मरते हुए कहा कि मैंने ए को मैं तो चुपचाप बैठा था, ए ने आया और मुझे मार दिया। ठीक है जी। ठीक है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट है, एज ए जनरल रूल आप इसको एडमिशन आप इसको नहीं मान सकते। बट कहा जाता है भी मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ये इसी के जो हमारी आगे हम रीड करेंगे सेक्शन 26 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। उसका जो बेस ही यही है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन कोई कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, जो सेक्शन 26 में भी रेलिवेंट होगी, तो हम उसको एडमिशन मान सकते हैं इन द फेवर, उसको रेलिवेंट कर सकते हैं। Second is an admission may be approved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of state of mind or body relevant or an issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood falsely improbable. फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एक्सेप्शन में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए को कोई सड़क पे 500 की गद्दी मिली, तो हम बोलते हैं वैड ऑफ रुपीज 500। गद्दी को बोलते हैं वैड। ठीक है जी। कोई उसको 500 की कोई गद्दी मिली, वो सीधा गया बैंक में। ठीक है, उसने देखा भी हाँ जी क्या ये नोट असली है या भी नकली है। उसने पहले देखा भी क्या ये किसी पर्सन की है, उसको उसको कोई नहीं मिला। फिर वो फिर वो सीधा गया बैंक में गया। उसने पूछा भी हाँ जी मैनेजर साहब कि क्या ये नोट असली है या नकली है। वो कहते भी हाँ जी ये नोट असली है। उसके बाद ए गया गोल्ड स्मिथ के पास कि मुझे जी 50,000 की एक रिंग दो। गोल्ड स्मिथ ने रिंग दे दी। जब उसने ए ने पैसे दिए, ए ने गोल्ड स्मिथ ने पुलिस बुला ली। वो कहता है ये तो 500 के नोट, ये तो नकली नोट है। जो अभी उसके ऊपर मुकदमा चल पड़ा। ठीक है। तो ए कहता है जी जो मेरी ये स्टेटमेंट, ठीक है, जो ये मेरी एडमिशन है कि सेक्शन 19 क्लोज 2 में ये फॉल करता है, विच इज जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था, जो पहले मैं बैंक मैनेजर से जाके मैं पूछ के आया था कि ये नोट असली है नकली है। नाउ दैट थिंग वुड बी मेक रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन माय फेवर, इन इंटरेस्ट ऑफ माय फेवर। ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज थी, सबसेक्शन 2 में स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, विच इज अनकम्पनीड बाय द कंडक्ट। आप इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हो इन दो वर्ड्स को। ठीक है, और जो रेंडर करते हैं फाल्सहुड अप्रोवेबल कि ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो इसे हम कह सकते हैं कि एनकम्पनीड बाय कंडक्ट ऑफ ए। ठीक है, जो इसमें ए का जो कंडक्ट था इज रेलिवेंट एडमिशन इन फेवर ऑफ ए। ठीक है जी। लास्ट इज एन एडमिशन में बी अप्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। कि मैं कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ बट वो मैंने स्टेटमेंट एज एन एडमिशन नहीं दिया था। ठीक है जी। तो वो क्या होगा, उसको हम इन फेवर एडमिशन मान सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई पर्सन एक्यूज पर्सन ही, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हॉस्पिटल गया, उसकी उसकी चोटें लगी हुई थी। ठीक है, तो उसने बताया, तो डॉक्टर ने पूछा भी आपके ऊपर इतनी चोटें कैसे लगी। कहता है ये मुझे तो बी ने मारा, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है जी। तो ऐसी स्टेटमेंट जो मैंने एज एडमिशन नहीं दी, बट वो एडमिशन बन जाएगी। ठीक है, अंडर द क्लोज थर्ड ऑफ सेक्शन 19। नेक्स्ट इज सेक्शन 20, when oral admissions as to contents of documents are relevant। हमारा बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है कि आपको कोई भी ऐसा कि जहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है,
आपको उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में लेके आना है। जब आप उसकी कंटेंट, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के आप कंटेंट्स को आपने प्रूव करना है, तो आप डॉक्यूमेंट ही लेके आइए। बट हमें सेक्शन 20 कहता है कि ओरल admissions as to contents of documents are not relevant. As a general rule, these are not relevant. But until and unless the party proposing to approve them shows that he is entitled to give secondary evidence, कि उसे सेकेंडरी एविडेंस वो दे सकता है, ठीक है, देन ओनली सच ओरल एडमिशन एज टू द डॉक्यूमेंट वुड बी रेलिवेंट, राइट। सो ये कहता है कि अंडर सेक्शन 50, अंडर सेक्शन 58 टू 60, अंडर सेक्शन 60, अंडर सेक्शन 60 ऑफ बीएसए, ठीक है जी, जो पहले सेक्शन 65 था, कि वो मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूँ। सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 58 बीएसए में सेकेंडरी एविडेंस डिफाइंड है, उसमें ओरल एडमिशन भी है, ठीक है जी। या तो क्या है कि ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर द रूल्स हेयर इन आफ्टर कंटेंट, हेयर इन आफ्टर कंटेंट मीन सेक्शन 58 एंड सेक्शन 60। इसको आप ना सेक्शन 20 के अंदर इसको अंडरलाइन करके हेयर इन आफ्टर कंटेंट में लिख सकते हो, सेक्शन 58 एंड सेक्शन 60। और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन क्वेश्चन, इट मीन्स कि यहाँ तो मैं डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए मैं अलाउड हूँ, या तो मैं, या तो जेन्युइननेस उस डॉक्यूमेंट की क्वेश्चन में है, तो मैं ओरल डॉक्यूमेंट्स ओरल एडमिशन दे सकता हूँ। ये हमें कहता है सेक्शन 20। सेक्शन 21 की बात करें, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, कोई भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा if it is made either upon an express condition that evidence on of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence should not be given. It means कि जहाँ पे कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन हमारा 21 ओनली एप्लीकेबल ऑन द, only applicable in the civil source, not the criminal, right? सो सेक्शन 21 कहता है कि जहां पे हमें एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ठीक है, मना कर रहे हैं कि आप इसको, आप एडमिशन में अगर आप इसको नहीं मानोगे, ठीक है, तो मैं कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप उसको एडमिशन ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आओगे, देन इट वुड बी रेलिवेंट, ठीक है जी, देन इट वुड नॉट बी रेलिवेंट, सॉरी, ठीक है। फॉर इंस्टांस, कि जब भी हम देखते हैं कोई एडीआर में कोई या मीडिएशंस हो रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई केस चल पड़ा, ठीक है जी, उसका डिवोर्स का, ठीक है जी, तो वहां पे वाइफ कह रही है कि मुझे तो ये हस्बैंड ने मुझे मारा, मुझे पीटा, ठीक है जी, तो वहां पे मीडिएशन में क्या होता है भी, कोशिश की जाती है भी उनके जो ट्रिवल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करके मैरिज को मेंटेन किया जाए, कि उन दोनों को साथ में रखा जाए, ठीक है जी। तो अगर मीडिएशन में हस्बैंड ऐसा कुछ कह रहा है भी, हाँ जी चलो भी मुझसे गलती होगी, मैं उससे भी माफी मांगता हूँ, अब से ये चीजें नहीं होंगी, तो जो वो एडमिशन उस दौरान कर रहा है, तो उसको आप केस में आप उसको एज एन एडमिशंस लेके रेलिवेंट नहीं करवा सकते, ठीक है जी, क्योंकि वो इम्प्लाइडली है कि ये लिखा ना मैंने एक्सप्रेसली, वहां पे लिखा हुआ है अंडर सर्कमस्टांसेस, कि तो आप उसको रेलिवेंट नहीं करवा सकते। तो इसका मोटा मोटा ये मतलब है। और इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप देखोगे ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी में, जहाँ पे बात करते हैं हम इंटेरोगेटरीज की, तो इंटेरोगेटरीज में अगर आप, इंटेरोगेटरीज का मतलब होता है कि आपको इश्यूज आपको को कम करने हैं, इन जो मैटर ऑफ इश्यूज हैं इन द सिविल सूट, उसको आपको कम करने हैं। तो कुछ भी ऐसे इंटेरोगेटरीज में आंसर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा मैं एडमिशन दे रहा हूँ, तो आप उसको, अगर कोई कोई पार्टी ये साफ लिख रही है कि हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में रेलिवेंट नहीं करवा सकते, ठीक है।
इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन, मैं एक्सप्लेनेशन रीड कर रहा हूँ। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी compelled to give evidence under subsection 1 and 2 of the section 132। 132 में कुछ ऐसी, 132 सेक्शन कहते हैं कि कोई भी ऐसी स्टेट, जो भी ऐसी कोई कम्युनिकेशन है जो एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में हो रही है, कोर्ट कैन नॉट कंपेल एडवोकेट को कि आप आके कोर्ट में बताओ कि आपको क्लाइंट ने क्या बताया, या क्लाइंट को आप कंपेल नहीं कर सकते भी आपको एडवोकेट ने क्या सजेशन एडवाइस दिया। ठीक है, तो ऐसे ये जो ये कम्युनिकेशन है उनका प्रिविलेज्ड है। बट सबसेक्शन 1 और 2 क्या बताता है कि जहाँ पे कोई ऐसा क्लाइंट क्राइम करने से पहले एडवोकेट को बताता है कि हाँ जी मैं ये क्राइम करने जा रहा हूँ, आप मेरे को बचा लेना, तो ये चीजें सेक्शन 132 की प्रोटेक्शन में ये चीजें कवर नहीं होती। इट मीन्स कि आप उसको कंपेल कर सकते हो। सो इट मीन्स कि चाहे वहाँ पे सेक्शन 21 में लिखा है कि जहाँ पार्टीज एक्सप्रेस कंडीशन इम्प्लाइडली मना कर रही हैं, तो स्टिल आप उसको उस एडमिशन को आप रेलिवेंट करवा सकते हो। और इसमें एक सेकंड एक्सेप्शन में क्या है, 132 की सेकंड सबसेक्शन में उसमें है कि जहाँ पे एडवोकेट को ही खुद को पता लगा भी हाँ जी ये तो उसके बाद भी कोई ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे एडवोकेट ने खुद कोई ऐसी चीज ढूंढी, तो उसका एडमिशन हम दे सकते हैं। तो वो सेक्शन 21 में एक्सेप्शन में आएगा, इसके बार नहीं होगा रेलिवेंसी से, राइट। सो ये हमारा कंप्लीट लॉ था सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 एडमिशंस के बारे में। और हमने इसके साथ रीड किया सेक्शन 25 विच टॉक्स अबाउट कि एडमिशन जो हमारे हैं वो क्या है, कंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ क्या है एस्टोपल है। सेक्शन 25 आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि अंडर विच सेक्शन, ठीक है, ये बताया गया है कि एडमिशन कैन बी ट्रीटेड एज एस्टोपर, सेक्शन 25। एंड आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि कौन सा सेक्शन एडमिशंस को रेलिवेंट करता है, इट इज सेक्शन 19, राइट। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कन्फेशन। कन्फेशन के हम सारे लॉ के बारे में रीड करेंगे। तो सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 हमारा कन्फेशन से कवर्ड है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो कन्फेशन को समझने के लिए हमें एडमिशन का समझना बहुत जरूरी था, ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।